बात कर रहे थे कि सूर्य ताप को प्रभावित कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे सूर्य ताप प्रभावित होता है। हम लोग कल इसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कारक में सूर्य की किरणों का झुकाव। दूसरी बात वायुमंडल की अवस्था। तीसरी चीज हम लोग बात कर चुके थे। तीसरी बात हम लोग बात कर चुके थे कि वायुमंडल की मोटाई। अगला दिन की अवधि, द ड्यूरेशन ऑफ डे की बात करें। और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोग चल रहे थे। आप ध्यान देना इस बात को। अब हम बात करेंगे कि जल और स्थल का वितरण। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे जल की बात की जाए, मान लिया जाए ये जल है, ये समुद्री भाग है कि या कोई जलीय क्षेत्र है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये आपका मैदान है। अब देखो आप, यदि ये सूर्य है और सूर्य से यदि रेज आती है, सूर्य से यदि रेज आती है तो स्वाभाविक है जलीय भाग क्या होगा, कम गर्म होगा। आखिर क्यों? क्योंकि जल में ये जब रेज आती है ये काफी नीचे तक चली जाएगी, काफी नीचे तक चली जाती है। तो ये जो सोलर रेडिएशन या सन रेज है जल की एक मोटी परत को गर्म करती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और यदि जल की मोटी यदि परत को गर्म करेगी तो स्वाभाविक है होगा क्या इसको, हमेशा एक मोटी परत को गर्म करेगी। ये परिणामतः क्या होगा कि जल में सूर्य ताप की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम हो जाएगा। पर यदि स्थल हो, मान लिया जाए यह स्थल है और यहां सनरेज पड़ रही है तो स्वाभाविक है यहां सूर्य ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है यहां सूर्य ताप क्यों ज्यादा होगा, यहां सूर्य ताप क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सन रेज नीचे तक नहीं आ पाएगी। हमेशा जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, एक कढ़ाई है, कोई पैन ले लो आप, थोड़ा सा पानी डाल दो तो स्वाभाविक है वह क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। पर पानी यदि ज्यादा डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो देर में गर्म होगा। अब देखो ये जो जलीय भाग है, सन रेज यदि नीचे तक आती है तो ये अंदर तक प्रवेश कर जाएगी तो जल के मोटी परत को यह गर्म करेगी। पर यदि स्थलीय भाग हो तो यहां जो मोटी परत है वो कम होगी। मतलब ज्यादा मोटी परत को गर्म नहीं करना पड़ेगा। ये सन रेज हार्डली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नीचे तक आएगी, केवल इतना ही भाग गर्म करेगी ये। इसलिए स्थलीय भाग पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगा और जलीय भाग पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए ये भारत है, ध्यान से सुने इस बात को, ये भारत है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो स्थलीय भाग है यहां सूर्य ताप की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी
और ये जली भाग है, यहां अपेक्षाकृत सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसका अर्थ ये है कि जल और स्थल का जो वितरण है सूर्य ताप को प्रभावित करता है। आप ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न, भूमि का ढाल सूर्य ताप को प्रभावित करता है। द स्लोप ऑफ लैंड की बात करें, ये जो स्लोप ऑफ लैंड है ये सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करता है? द स्लोप ऑफ, हम लैंड की बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और मैंने देखा है कि यदि आपने रटा है तो आपका प्रश्न सही नहीं होगा। पीसीएस में क्या पूछेगा कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, लेकिन आईएएस में ये नहीं पूछेगा। आईएएस में क्या होगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिसके बाद अभी हम लोग करेंगे। भूमिका, हम ढाल की बात करें। अब ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए ये भूमि है, पूरी बात ध्यान देना, ये सूर्य है, सनरेज क्या होगी, यहां तक सीधी आएगी, लेकिन जब ये इस पार पड़ेगी तो स्वाभाविक है, होगा क्या, इस पार पड़ेगी तो एक बड़े एरिया को क्या करना होगा, गर्म करना होगा। अब ध्यान देना, तो जो भाग सूर्य के सामने है वहां सूर्य ताप ज्यादा होगा, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में है वहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। हमेशा ध्यान दो, रीजन क्या है, कारण ये एक तरफ सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, पूरी सनरेज वहां नहीं पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए ये भाग है ए, ये भाग है बी, ये जो भाग है सूर्य के सामने है और ये भाग है विपरीत दिशा में है, तो स्वाभाविक है, ध्यान दो, तो स्वाभाविक है यहां जो सूर्य ताप ज्यादा होगा, यहां जो सूर्य ताप क्या होगा, कम होगा। इसको इस तरह समझो आप, जैसे हम इसको इस तरह समझते हैं, ध्यान देने इस बात को। देखो आप, मान लिया जाए ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर 0 अंश अक्षांश रेखा, ये आपका कर्क रेखा है और ये आपका मकर रेखा है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। सूर्य क्या करता है, कर्क और मकर रेखा के बीच मूव करता है, ये कभी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की स्थिति लगातार बदलती है, लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है और मकर रेखा के दक्षिण में भी सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है। मान लिया जाए, ध्यान देना इस बात को, ये डस्टर है मान लो, और ये डस्टर देखो आप, मान लिया जाए ये डस्टर यहां है, कर्क रेखा के उत्तर में है, हमारा जो सूर्य है कर्क और मकर रेखा के बीच मूव कर रहा है, कर्क और मकर रेखा के बीच मूव कर रहा है हमारा सूर्य, और ये जो डस्टर है कर्क रेखा के उत्तर में है। तब ध्यान देना इस बात को, तब होगा क्या कि सूर्य की किरणें यहां ज्यादा पड़ेगी क्योंकि ये भाग सूर्य के सामने है, पर ये आपका साउथ पोल है, सॉरी साउथ स्लोप है, दक्षिणी ढाल, ये भाग नॉर्थ स्लोप है, उत्तरी ढाल। तो जो सन रेज है इस साउथ स्लोप पर पड़ेगी, दक्षिणी ढाल पर पड़ेगी। स्वाभाविक है यहां सन रेज की मात्रा ज्यादा होगी तो सूर्य ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। पर यह आपका नॉर्थ स्लोप है, ये जो नॉर्थ स्लोप है यहां जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी,
तो यहां ऑलरेडी सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा होगा। स्वाभाविक है यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप, यदि कोई पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है तो इस पर्वत का ये साउथ स्लोप है, ये नॉर्थ स्लोप है। अक्सर देखा हो जाए हम जब पर्वत की बात करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट की बात करें। आप ध्यान दें इस बात को, ये आपका पर्वत है। अब देखो, सूर्य की किरणें इस पर्वत के साउथ स्लोप पर पड़ेंगी, नॉर्थ स्लोप पर कम पड़ेगी। तो स्वाभाविक है इस पर्वत के साउथ स्लोप पर, दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा हो गई, और नॉर्थ स्लोप, उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, सिंपल क्वेश्चन, यही पर्वत यदि मकर रेखा के दक्षिण में है, दक्षिण में है, तो स्वाभाविक है, पूरी बात ध्यान देना, तो स्वाभाविक है जो सूर्य की किरणें हैं ये नॉर्थ स्लोप है, ये साउथ स्लोप है। तो जो सूर्य की किरणें हैं नॉर्थ स्लोप पर ज्यादा पड़ेगी, साउथ स्लोप पर कम पड़ेगी। तो नॉर्थ स्लोप पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी और साउथ स्लोप पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। आप ध्यान से सुनो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है तो साउथ स्लोप, दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। पर यदि यही पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है तो उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। मान लिया जाए, आप ध्यान देना इस बात को, मान लिया जाए यही पर्वत है, पूरी बात ध्यान देना, ये पर्वत है और ये पर्वत कर्क और मकर रेखा के बीच में है। मान लो कर्क और मकर रेखा के बीच में यही पर्वत है, तो परिणाम क्या होगा कि दोनों ओर क्या होगा? सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है यदि कोई पर्वत कर्क और मकर रेखा के बीच में है तो सूर्य ताप की मात्रा दोनों ओर ज्यादा होगी। पर यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है तो सूर्य ताप की मात्रा पर्वत के साउथ स्लोप पे, दक्षिणी ढाल पे होगी हमेशा, और उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। पर यदि यही पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है तो उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। आप ध्यान देना इस बात को। सबसे बड़ी चीज कि हम बात करें, अब एक प्रश्न उठा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, भारत की बात करें। ध्यान देना इस बात को, यह आपका हिमालय है, यह आपका कर्क रेखा है। यह जो हिमालय है कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए हिमालय के दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है, उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या है? कम है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है और उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या है? कम है। इसका अर्थ यही है कि सूर्य ताप की मात्रा कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी। यह डिपेंड इस पर करता है, यह डिपेंड इस पर करता है कि वो पर्वत कहां स्थित है। अब इस मैप में दोबारा देखो आप तो बहुत मजा आएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग, और यूपीएससी यहां से जब प्रश्न पूछता है तो किस तरह ट्विस्ट करता है यूपीएससी प्रश्न को। पूरी बात ध्यान देना, यदि ये पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है तो पर्वत के दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। स्वाभाविक है दक्षिणी ढाल पर तापमान ज्यादा होगा, उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो स्वाभाविक है उत्तरी ढाल पर तापमान भी क्या होगा? कम होगा। आप सोचो, यदि दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है तो दक्षिणी ढाल पर तापमान भी ज्यादा होगा। यदि तापमान यहां ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है
जहां तापमान ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान दो, और वहां वर्षा हो रही है, तो स्वाभाविक है वहां जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1, वर्षा ज्यादा हो। नंबर 2, तापमान भी ज्यादा हो। अब एक चीज सोचो जरा आप, यदि यह पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है, तो पर्वत के दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, तो दक्षिणी ढाल पर तापमान भी ज्यादा होगा। यदि यहां तापमान ज्यादा होगा दक्षिणी ढाल पर, तो स्वाभाविक है यहां जैव विविधता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पर उत्तरी जो ढाल है, उत्तरी ढाल देखो इस बात को, ये जो उत्तरी ढाल है यहां सूर्य ताप की मात्रा कम है, तो स्वाभाविक है यहां तापमान कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां पहाड़ों पर ग्लेशियर होंगे। ग्लेशियर की बात करें, वहां बर्फ जमी होगी। और दूसरी तरफ यहां ऑलरेडी पर्वत के उत्तरी स्लोप पर चूंकि तापमान कम है, तो स्वाभाविक है वहां जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगी। अब एक चीज सोचो, अभी क्या होगा, इसका अर्थ ये है कर्क रेखा के उत्तर में जो कोई पर्वत है, तो पर्वत की दक्षिणी ढाल पर जैव विविधता भी ज्यादा होगी, सूर्य ताप भी ज्यादा होगा, और तापमान भी ज्यादा होगा। पर उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप भी कम होगा, तापमान भी कम होगा, और जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगी। अब सोचो, यदि पर्वत है, पर्वत के साउथ स्लोप की बात करें, यहां ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे, तो ग्लेशियर तो तभी होगा जब तापमान कम हो। पर उत्तरी ढाल पर क्या होगा, ग्लेशियर पाए जाएंगे, क्योंकि उत्तरी ढाल पर सूर्यताप की मात्रा कम है, तो तापमान भी क्या है, कम है। पर यदि यही पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में हो, ध्यान दो, यदि यही पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है, तो क्या होगा, सूर्य ताप जो है उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप ज्यादा होगा, तो तापमान भी उत्तरी ढाल पर होगा, तो फिर जैव विविधता भी उत्तरी ढाल पर होगा, नॉर्थ स्लोप पर। लेकिन दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, स्वाभाविक है तापमान भी क्या होगा, कम होगा। आप हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो साउथ स्लोप में जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, एक पर्वत है जिसके साउथ स्लोप पर जैव विविधता ज्यादा है, सूर्य ताप भी ज्यादा है, और तापमान भी ज्यादा है, तो पर्वत स्थित होगा। हमेशा ध्यान दो, विकल्प होगा मकर रेखा के दक्षिण में, नंबर 2 कर्क और मकर रेखा के बीच में, थर्ड कर्क रेखा के उत्तर में। तो आंसर क्या होगा, कर्क रेखा के उत्तर में, साउथ स्लोप। जैसे एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो हिमालय है, ये जो हिमालय है देखो आप, ये कर्क रेखा के उत्तर में है, ये हमारा हिमालय, ये कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, होता क्या है, स्वाभाविक है इस हिमालय के साउथ स्लोप पर तापमान ज्यादा होगा, तो जैव विविधता ज्यादा होगी। तो हिमालय के साउथ स्लोप पर दक्षिणी ढाल पर जैव विविधता ज्यादा है, पर उत्तरी ढाल पर सूर्य ताप कम होने से जैव विविधता तो कम है ही, ग्लेशियर ज्यादा है। अब सोचो, जहां तापमान अनुकूल होगा वहां मानव बस्तियां निवास करेंगी। इससे यह देखा जाए, यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है, तो स्वाभाविक है तापमान इसके साउथ स्लोप पर है, दक्षिणी ढाल पर है, इसलिए यहां मानव बस्तियां निवास करती हैं। इसका मतलब यह है, यदि पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मानव बस्तियां इस पर्वत के साउथ स्लोप पर होंगी, दक्षिणी ढलान पर होंगी। उत्तरी ढलान पर मानव बस्तियां निवास नहीं करेंगी या बहुत कम करेंगी। पर यही पर्वत मकर रेखा के दक्षिण में है, तो मानव बस्तियां कहां निवास करेंगी, उत्तरी स्लोप पर, न कि दक्षिणी स्लोप पर। जैसे हम भारत की बात करें, ये जो हिमालय है ये कर्क रेखा के उत्तर में है, तो स्वाभाविक है हिमालय के साउथ स्लोप पर
मानव बस्तियां क्या होंगी, निवास करेंगे। इसे देखा होगा हिमालय के साउथ स्लोप पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, जितने भी महत्वपूर्ण प्लेस है ये सब के सब हिमालय के साउथ स्लोप पर है। लेकिन जो नॉर्थ स्लोप है वहां ग्लेशियर है। आप सोचो जरा, वहां ग्लेशियर है। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए, देखो आप, मान लिया जाए ये पर्वत कर्क रेखा के उत्तर में है, तापमान यहां ज्यादा होगा तो बर्फ तेजी से पिघलेगी, अब बर्फ पानी नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो चट्टानों को काटता हुआ आगे बढ़ेगा। हमेशा ध्यान दो, चट्टानों को काटता आगे बढ़ेगा। पर जो नॉर्थ स्लोप है वहां तापमान कम है, यहां ग्लेशियर होंगे नॉर्थ स्लोप पे, तो वहां जो स्लोप होगा वो मंद होगा। जैसे इस तरह की बातें, ये आपका नॉर्थ स्लोप है, ये आपका साउथ स्लोप है। ठीक ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। अब सोचो जरा, पर एक चीज मान किया जाए, मान लिया जाए आपसे सिंपल क्वेश्चन, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग ये कहां स्थित है, हिमालय के उत्तरी ढाल पर या हिमालय के दक्षिणी ढाल पर? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हिमालय के साउथ स्लोप पर ये सब कुछ स्थित है। अब एक चीज सोचो जरा, मान लिया जाए ये जो पर्वत है, ये पर्वत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, तो दोनों तरफ सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, तो दोनों तरफ तापमान ज्यादा होगा, तो मानव बस्तियां दोनों तरफ निवास कर सकती हैं। इसका अर्थ यही है, हमेशा ध्यान दो कि पर्वत कहां स्थिति है, कहां है पर्वत, स्थित कहां है पर्वत। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक बड़ा सा रीजन देखा जाए कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अगला जो रीजन है, हमेशा ध्यान दो, कभी पृथ्वी सूर्य के करीब आती है और कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के करीब आएगी तो तापमान, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। इस प्रकार देखा जाए सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले अनेक फैक्टर हैं। नंबर 1 सूर्य की किरणों का झुकाव, नंबर 2 वायुमंडल की अवस्था, नंबर 3 वायुमंडल की मोटाई, नंबर 4 दिन की अवधि, नंबर 5 की बात करें जल और स्थल का वितरण, नंबर 6 भूमि का ढाल, और नंबर 7 पृथ्वी की सूर्य से दूरी। ये हैं ऐसे फैक्टर जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। अब ध्यान देना इस बात को, अब हम बात करें अब एक प्रश्न देखो आप, अब एक प्रश्न, तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं? तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन से फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं? पहला जो फैक्टर है भूमध्य रेखा से दूरी। पहला फैक्टर, एक बात याद रखना, यह हमारी पृथ्वी है, यह इक्वेटर है, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारा सूर्य है,
सामान्यतः माना जाता है कि तापमान को प्रभावित करने में सूर्य ताप की स्थिति बड़ी भूमिका निभाती है और इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। और जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां तापमान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होता भी है, हमेशा ध्यान दो। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान क्या होगा? कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ए, बी, सी, हम डी की बात करें। ए पर तापमान ज्यादा होगा क्योंकि यहां ए पर सूर्य ताप की मात्रा भी ज्यादा है। हम जब बी पर जाएंगे तो बी पर देखो आप, हमेशा बी पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी क्योंकि किरणों का झुकाव बढ़ गया। जब बी पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान भी कम होगा। सी पर सूर्य ताप की मात्रा और कम होगी तो तापमान भी और कम होगा। डी पर सूर्य ताप की मात्रा और कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है तापमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ए, बी, सी और डी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ए, बी, सी और डी की बात करें। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जहां सूर्य ताप की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान ज्यादा होगा। इसे अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तापमान कम होने लगता है। यूरोप में ठंड पड़ती है, नॉर्वे में गर्मी नहीं पड़ती। गर्मी क्यों नहीं पड़ती नॉर्वे में? नॉर्वे सबसे उत्तर में स्थित है। और जब चली जाओगे ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, वहां तो तापमान बहुत कम, माइनस में होता है क्योंकि सूर्य की किरणों का झुकाव वहां सबसे ज्यादा है। इसे यह कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से हम दूरी की बात करें। इसको इस तरह देखो, आप ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे हम बात करें भारत की, यह इक्वेटर है। अक्सर देखा होगा जब दिल्ली से ऊपर चले जाओ कश्मीर की तरफ तो तापमान कम होने लगता है क्योंकि कश्मीर तक जाते जाते सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है। और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये रीजन है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक प्रश्न देखो आप, दूसरा जो रीजन ये है, हमेशा एक तो भूमध्य रेखा से दूरी, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई। इसको ध्यान से समझो इस बात को। हमेशा जैसे यह आपका समुद्र है, मैप पे देखो, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आखिर कम आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कितने मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है, इसके लिए कौन कौन से कारण है? आपसे कारण पूछेगा। और 3 कारण: एयर डेंसिटी का कम होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का कम होना, और धूल कणों का कम हो जाना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जलवाष्प की मात्रा का कम हो जाना, ये रीजन है। पूरी बात ध्यान देना। तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब एक चीज सोचो, और जब हम पूरी दुनिया में ऊंचाई मापते हैं तो हमेशा समुद्र तल से ही नापा जाता है। हाइट को हमेशा समुद्र तल से ही मापा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में समुद्र तल हर जगह एक जैसा है। हमेशा
तो समुद्र तल से ऊंचाई क्यों मापी जाती है? क्योंकि पूरे दुनिया में, विश्व में समुद्र तल हर जगह एक जैसा है। अब सोचो जरा, हमेशा हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लिया जाए ये सी लेवल पर ताप यदि 30 डिग्री है तो स्वाभाविक है यहां ताप हो सकता है केवल 20 डिग्री हो सकता है यहां ताप केवल 10 डिग्री हो। उसके पीछे रीजन यह है, यह कारण है। इसे देखा होगा जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम होता है। आखिर तापमान कम क्यों होते? जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गंगोत्री चले जाओ, आखिर तापमान क्यों कम होता है? सोचो, तापमान इसलिए कम हो जाता है, जो तापमान है वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि, ध्यान देने बात को, रीजन क्या है? क्योंकि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल दो आप, जो एवरेस्ट की चोटी है उस पर तापमान हमेशा माइनस में होगा, 50 -100। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहां का तापमान हमेशा -50 रहता है, वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, सियाचिन ग्लेशियर ही नाम है। अब सोचो आप, वो -50 क्यों? क्योंकि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 6 से 7 हजार मीटर ऊपर ऊंचा है, तो स्वाभाविक है वहां तापमान तो हमेशा -50 में ही बना रहेगा। तीसरा जो रीजन है, देखो आप, तीसरा जो रीजन है समुद्र तट से दूरी। पूरी बात ध्यान देना। यदि हम बात करें इंडिया का, यह आपका अरब सागर है, सोचो यह बात हुई थी, समुद्र से जैसे दूर जाएंगे तापमान में प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए, फॉर एग्जाम्पल बी, या हम सी की बात करें। ध्यान से सुनो इस बात को, इस समुद्र तट के पास है, यहां तापमान कम होगा। तापमान यहां कम क्यों होगा? देखो यहां तापमान क्यों कम होगा? क्या रीजन है? रीजन ये है कि समुद्र तट के पास जलवाष्प की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और जब समुद्र तट के पास जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो जो सन रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ध्यान देना इस बात को। जैसे देखो, हम जब बीच पर जाएंगे तो समुद्र से दूरी बढ़ गई, जब समुद्र से दूरी बढ़ जाएगी तो समुद्र का प्रभाव कम हो जाएगा। जब समुद्र का प्रभाव कम होगा तो ऑलरेडी यहां तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखो आप, क्योंकि एक तो रीजन, दूसरा रीजन ये है कि ऑलरेडी तापमान क्या है? ज्यादा क्यों है? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा भी कम है। तो हमेशा ध्यान दो, जितने भी समुद्री प्लेस हैं, समुद्री स्थान है समुद्र तट के पास या जो तटवर्ती शहर हैं, वहां दिन में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में न तो ज्यादा ठंड पड़ती है। देखो रीजन क्या उसके साथ, क्या कारण है उसके साथ, ध्यान देना इस बात को। होता क्या है, ये जो हवाएं हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। गर्मी में क्या होगा? देखो अब, गर्मी में क्या होगा कि यहां जब ताप बढ़ेगा तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। समुद्र पे क्या होगा? समुद्र ठंडा भाग है, जहां जो चीज ठंडी होगी वहां की हवाएं ठंडी होगी, हवाएं ठंडी होगी, हवा भारी होगी, भारी होगी तो वायु दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जो भाग ज्यादा गर्म होगी वह हल्की होगी, जब हल्की होगी तो वहां वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा।
अब एक चीज सोचो, ये जो समुद्र है, समुद्र की हवाएं ठंडी होती हैं, स्वाभाविक है। यहां क्या होगा, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा। यहां जब प्रेशर ज्यादा होगा, ये स्थलीय भाग है, ये गर्म होगा, हवाएं हल्की होंगी, ऊपर उठेंगी, तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। तो हवाएं क्या होंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलनी शुरू कर देगी। और जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो यहां की ठंडी हवा स्थलों पर पहुंच जाती है। और जब ठंडी हवा स्थल पर पहुंच जाएगी, तो स्वाभाविक है यहां गर्मी नहीं पड़ेगी। आप सोचो, ठंड के मौसम में क्या होता है, यहां ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है। आगे ठंड के मौसम में यहां ठंड ज्यादा क्यों नहीं पड़ती है? तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र तट के क्षेत्र के आसपास देखो, रीजन क्या उसके साथ, हमें रीजन ये कि स्थलीय भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जलीय भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ध्यान दो इस बात को। एक तो हम बात करें स्थलीय भाग और दूसरा आपका जलीय भाग। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। हमेशा ध्यान देने इस बात को। स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ये जो है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। आखिर क्यों? क्योंकि मान लिया जाए यह स्थलीय भाग है, सनरेज आ रही है, एक मोटी पतली परत को गर्म करना पड़ता है तो जल्दी गर्म हो जाएगा और यहां ताप आसानी से बाहर निकल जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है, जल में कढ़ाई में पानी रख दो, थोड़ा सा पानी रखोगे तो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। और कढ़ाई में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो देर में तो गर्म होगा, पर देर में क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे हमेशा ध्यान दो, ये मैंने कहा ये समुद्र है, ये देर में क्यों गर्म होता है कि सनरेज आती है वो नीचे तक आती है, तो एक मोटी परत को गर्म करना पड़ता है तो गर्म होने में समय लगता है। पर जब ठंडी होती है तो सबसे पहले यहां का ताप बाहर निकलता है, उसके बाद यहां का ताप बाहर निकलता है, उसके बाद यहां का ताप, तो इसे ठंडा होने में भी समय लगता है। अब एक चीज सोचो, ये जो स्थलीय भाग है ये जल्दी गर्म होगा, जलीय भाग देर में गर्म होगा। तो ये जो समुद्री भाग है स्थलीय भाग की अपेक्षा ठंडा होगा। जब ये भाग ठंडा होगा तो यहां हाई प्रेशर, ये भाग गर्म होगा तो यहां लो प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। प्रांतः जो हवाएं हैं हमेशा ध्यान इस बात को, क्या करेगी, गर्मी के मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तो स्थलीय भाग को ठंडा कर देती हैं। लेकिन जाड़े के मौसम में स्थिति अलग हो जाएगी। जाड़े के मौसम में क्या होता है, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होगा। ध्यान दें इस बात को। गर्मी के मौसम में स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा, जलीय भाग देर में गर्म होगा। तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा तो यहां लो प्रेशर, जलीय भाग देर में गर्म होगा तो यहां हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, परिणाम तो जो हवाएं हैं समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो यहां की जब ठंडी हवा गर्मी के मौसम में स्थल की ओर चलेगी तो स्थलीय भाग को भी ठंडा कर देगी। इसे समुद्र तट के पास गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं लगती। बात समझ आ गई होगी? अब सोचो जरा, आप ध्यान से समझो इस बात को। देखो सबसे बड़ी चीज, लेकिन अब होगा क्या आपसे कि ठंड के मौसम में क्या होगा, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होगा। यदि स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो गया तो स्वाभाविक है यहां हाई प्रेशर और यहां लो प्रेशर, क्योंकि देर में ठंडा होगा। ये जल्दी ठंडा हुआ तो हाई प्रेशर, ये देर में ठंडा हुआ समुद्री भाग तो लो प्रेशर। तो हवाएं क्या होंगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी।
जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो यहां की ठंडी हवा यहां आ जाती है। इसे इस तरह समझो आप, जैसे एक विकल्प में बना रहा हूं। गर्मी के मौसम में देखो आप, ये है, ये समुद्र है। गर्मी की बात करें, गर्मी के मौसम में होता क्या है, यहां निम्न वायुदाब, यहां उच्च वायुदाब। स्वाभाविक है हवाएं क्या होंगी, इधर चलेगी, ये ठंडी हवा। जब इधर से इधर चलेगी तो यहां मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। लेकिन ठंड के मौसम में स्थिति एकदम बदल जाएगी। ठंड के मौसम में क्या होगा, सर्दी के मौसम में स्थिति बदल जाएगी। ये रहा, आप सोचो ठंड के मौसम में क्या होगा, हवा ठंडी होने से उच्च वायुदाब, यह समुद्र है, यह समुद्री भाग क्या होगा, अपेक्षाकृत स्थलीय भाग से ज्यादा गर्म। तो स्वाभाविक है यहां क्या होगा, निम्न वायुदाब। यहां क्या होगा, उच्च वायुदाब। और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हवाएं ठंडी हवा इधर चलेगी, हवा, और इधर से गर्म हवा इधर चलेगी। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ठंड के मौसम में स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, तो यहां हवाएं ठंडी होगी, तो यहां हाई प्रेशर। ये जो जली भाग है यह अपेक्षाकृत देर में ठंडा होगा, तो यह भाग स्थलीय भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म होगा। स्वाभाविक है यहां क्या होगा, लो प्रेशर। तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर आएगी। जब समुद्र की ओर आएगी तो ए नामक स्थान पर क्या हो गया, स्थान रिक्त हो गया, या हवा है ही नहीं, या बहुत कम हो गई। तो समुद्र की गर्म हवा स्थल की ओर चलनी शुरू हो जाएगी, और जब समुद्र की गर्म हवा स्थल की ओर चलेगी तो यहां का ताप बढ़ जाएगा। इसे ठंड के मौसम में यहां ठंडी नहीं लगेगी। इसे देखा होगा समुद्र तटीय क्षेत्रों में ना तो गर्मी लगती है और ना तो ठंड लगती है। तापमान एक अच्छा बना रहता है, 24, 25, 26, 27 डिग्री के आसपास तापमान बना रहता है। ये समुद्र से दूरी पर एक चीज सोचो जरा, हम जब बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, तो समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो परिणाम क्या होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो परिणाम क्या होगा कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और ठंड के मौसम में अत्यधिक क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, कई बार ऐसा होता है, एक सिचुएशन क्रिएट करता है और शहर पूछता है कौन सा शहर होगा। बेशक ये विशुद्ध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, यहां से मैं प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आप चिंता छोड़ दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देने वालों। इसका मतलब इसलिए समुद्र से दूरी तापमान को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे तापमान में अंतर आता चला जाएगा। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी और ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। अब देखो आप अगली चीज, फिर एक समुद्र से दूरी के साथ साथ एक बड़ा सा रीजन देखो आप कि हमेशा स्लोप किधर है, भूमि का ढाल किधर है।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान देने इस बात को। अभी ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भूमि का ढाल, द स्लोप ऑफ लैंड की बात करें, जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जो विपरीत दिशा में होगा वहां ताप क्या होगा, कम होगा। और यह स्थिति हूबहू कि मैंने ये कहा था, आखिर आपने ये देखा होगा कि जो हमारे हिमालय है, हिमालय के साउथ स्लोप पर ही, दक्षिणी ढाल पर ही मानव बस्तियां निवास करती हैं। आखिर क्या रीजन है? तो भूमि का ढाल एक बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरी बात, हम बात करें क्या कि स्थली भाग की प्रकृति कैसी है। नेचर क्या है उसका? अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको इस तरह समझा रहा हूं। मैं स्थलीय भाग, हमेशा ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए कि यह स्थलीय भाग है, पूरी बात ध्यान दो, स्थलीय भाग है। पता चला यह जो इलाका है रेगिस्तान है, यहां जो है घास फूस है, यहां जो है घने पेड़ हैं। जैसे मैंने कहा घास का मैदान, मैंने कहा घने, हम जंगल की बात करें। फिर एक बात करें हम लोग, पूरी बात ध्यान दें इस बात को। पता ये चला कि यहां केवल काली मिट्टी है, और ये मान लो कहा जाए बर्फ जमी है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये डेजर्ट एरिया है, ये क्या करेगा, ताप को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। चूंकि यहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है, अतः यहां तापमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डेजर्ट एरिया है और ये ताप को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। पर ये घास का मैदान है, जो घास का मैदान है ये सब के सब एक अक्षांश पे स्थित है, एक अक्षांश पे। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सब के सब एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सब के सब एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो ध्यान से सुने इस बात को। मैंने क्या बताया आपसे, ये सब के सब एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक अक्षांश पे। तो स्वाभाविक है जो घास का मैदान है यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी तो तापमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, बिल्कुल। लेकिन ये जो घने जंगल है, यहां घने जंगल और पेड़ बड़े पैमाने पर जलवाष्प को छोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये जलवाष्प को वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यदि जलवाष्प को छोड़ेंगे तो इसके वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, जैसे मैंने कहा यहां तो यहां जलवाष्प थोड़ी सी ज्यादा है, यहां जलवाष्प बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक है
यहां सूर्य ताप ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होगा, यहां सूर्य ताप इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा तो तापमान भी इसकी अपेक्षा कम होगा। पर एक घने जंगल है, यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते तो सूर्य ताप का अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, धरातल तक कम आएगा, तो यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। पर यह काली मिट्टी है, काली मिट्टी क्या करती है, ताप को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेती है। काली मिट्टी का नेचर है, यह डेजर्ट को क्या करती है, सूर्य ताप को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यह तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अचानक यहां का ताप क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर एक चीज ध्यान देना इस बात को, यह बर्फ जमी है, जहां बर्फ जमी होती है, बर्फ क्या करता है, सन रेज को सीधे रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट वह एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे मैंने कहा, मान लिया जाए, हमेशा जान दो यहां स्थिति क्या होगी, सनरेज आ रही है, ये सनरेज है, सनरेज है, यहां भी क्या होगी, हमेशा सनरेज आएगी। यहां जो सनरेज होगी बहुत कम आएगी, अधिकांश भाग क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां सीधे क्या होगी, सनरेज आएगी, यह एब्जॉर्ब कर लेगा, पर यहां जो सनरेज आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बर्फ का नेचर होता है कि ये आने वाले सनरेज को रिफ्लेक्ट कर दे। तो ये करता क्या है, तेजी से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ध्यान से, इसका मतलब है डेजर्ट एरिया में क्या होगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होगा, तापमान सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कहां होगा, काली मिट्टी में तापमान ज्यादा होगा। उसके बाद कहां होगा, घास का मैदान। उसके बाद कहां होगा, घने जंगल। सबसे कम कहां होगा, जहां बर्फ जमी है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, सी, डी और ई की बात करें, यदि तापमान के घटते क्रम की बात किया जाए, तापमान ध्यान दो इस बात को, तापमान के यदि घटते हम क्रम की यदि बात करें तो देखो होता क्या है, पूरी बात ध्यान दें। सबसे ज्यादा ताप कहां होगा, ए में होगा। उससे बाद कहां होगा, डी में होगा। उसके बाद कहां होगा, बी में होगा। उसके बाद कहां होगा, सी में होगा। और सबसे कम ताप कहां होगा, ई में होगा, क्योंकि एरिया बर्फ से ढकी है। एक बात को हमेशा याद रखना, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यूपीएससी आपसे यह नहीं पूछेगा कि कारक को बताएं, बिल्कुल नहीं। ये कौन सा कारक, वो क्या करेगा, घटते तापक्रम के अनुपात में समझाइए, घना वन, बर्फीला क्षेत्र, घास का मैदान, डेजर्ट एरिया, ये दे देगा कि ये सबका नाम दे देगा, रेगिस्तान, घास का मैदान, घना जंगल, काली मिट्टी और बर्फीली क्षेत्र। इनको तापमान के घटते क्रम में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा वो। अब देखो आप, अब एक प्रश्न, स्थलीय भाग के बाद फिर एक प्रश्न। प्रचलित हवाएं चलती हैं और समुद्री हमेशा, ये जो प्रचलित हवा है, विशेषकर स्थानीय हवाएं, यह हवाएं गर्म होती हैं, यह हवाएं ठंडी भी होती हैं। जहां गर्म हवा चलेगी वहां का ताप बढ़ जाएगा, और जहां ठंडी हवा चलेगी वहां का ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो, जहां गर्म हवा चलेगी वहां का ताप बढ़ जाएगा, जहां ठंडी हवा चलेगी वहां का ताप क्या होगा, कम हो जाएगा। यह देखना है कि कहां गर्म हवा चल रही है और कहां ठंडी हवा चल रही है। अंत में समुद्री जलधारा की बात करें हम लोग,
ये दो चीजें होती हैं, एक ठंडी जलधारा और दूसरी बात गर्म जलधारा। देखो आप, जहां ठंडी जलधारा चलेगी वहां का ताप गिर जाएगा, और जहां गर्म जलधारा चलेगी वहां का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो आप, जहां ठंडी जलधारा चलेगी वहां का ताप कम हो जाएगा, और जहां गर्म जलधारा चलेगी वहां का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए, ये सारे रीजन हैं, ये सारे कारण हैं जो तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब एक प्रश्न, जब हम तापमान की बात करते हैं तो टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो आप, बात करें तापमान का क्षैतिज वितरण। horizontal distribution of temperature. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इसका अर्थ ये है कि कहीं किसी प्लेस पर तापमान ज्यादा और कहीं तापमान कम। इसको बताने के लिए हम समताप रेखा खींचते हैं। समताप रेखा खींची जाती है। इसे स्पष्ट करने के लिए, और समताप रेखा का मतलब है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। समान तापमान स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा ही समताप रेखा। एक आपको मैं सूचना देना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स सर्वे का नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया इकोनॉमिक्स सर्वे का। इस बार का जो इकोनॉमिक्स सर्वे है, इकोनॉमिक्स सर्वे का नोट कंसाइज फॉर्म में 8 से 9 उसके मॉड्यूल हैं, मुश्किल से 40-50 पेज का नोट्स होगा। निश्चय आईएएस एकेडमी के जब आप ऐप पर जाओगे तो वहां स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा, वहां मैटर पड़ा है, वो मुफ्त में फ्री में आप डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। मतलब निश्चय आईएएस एकेडमी का जो भी मैटर है वो फ्री में डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध है। वहां बहुत सारे मैटर, इकोनॉमिक सर्वे भी, कुछ करंट के मैटर भी, चाहो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। और कुछ जो हम लोग शाम को 6 बजे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मेरी कोशिश होगी कि उसका पीडीएफ भी मैं वहां उपलब्ध करा दूं। निश्चय आईएएस एकेडमी का जो ऐप है उसमें एक स्टडी मटेरियल का फोल्डर है। फोल्डर जब जाओगे तो वहां मैटर है, डाउनलोड करो, वो भी फ्री में। फ्री की सुविधा उपलब्ध है वहां पे डाउनलोड करने की। आप चाहो तो वहां से मैटर को डाउनलोड कर सकते हो। वो मैटर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। अब मुझे लगता है जो लोग यूपीपीसीएस या आईएएस के एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से उस मैटर को तैयार किया गया है ताकि बच्चे को पढ़ने में सुविधाजनक हो, उसे याद करना आसान हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मैटर को डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल निश्चय आईएएस एकेडमी के ऐप से। इसको देखो आप। समताप रेखा की बात करें, समान तापमान वाले स्थानों को
मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। इसका मतलब ये समान तापमान, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें, हम 10 डिग्री यहां है, यहां है, यहां है, इन सबको आपस में मिला दो, यही है समताप रेखा। तो जब समताप रेखा की बात करेंगे तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं समताप रेखा। कल इसकी बात हम लोग, कल तो हमारा संडे है, कल तो क्लास हमारी बंद रहेगी, मंडे को मैं इसको क्लियर करूंगा। इसके बाद सीधे हम लोग आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइक्लोन, चक्रवात कैसे बनता है, विभिन्न जेट है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।